हेलो गाइस, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट समझेंगे। वी ऑल आर फैमिलियर विद अ मैग्नेट। वी हैव टेकन अ मैग्नेट ओवर हियर एंड ए मैग्नेटिक नीडल। अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को किसी मैग्नेट की सराउंडिंग स्पेस में रखें तो मैग्नेटिक नीडल अलग अलग पोजीशन पर अपने आप को अलग अलग ओरिएंट कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है उस पॉइंट पर मैग्नेट का इफेक्ट है। और मैग्नेटिक नीडल मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में ही डिफ्लेक्शन शो कर रही है। मैग्नेट की इसी सराउंडिंग स्पेस को जहां पर उसका इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट करता है हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कुड बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात करेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट की। ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। It consists of a conducting wire PQ and a cell along with a key. इस कंडक्टिंग वायर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। जब तक कंडक्टिंग वायर में कोई करंट नहीं फ्लो करती है, मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है। पर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं और कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो करने लगती है, वैसे ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। हमें पता है मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्शन शो करती है, पर यहां विसिनिटी में कोई भी मैग्नेट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने का कोई भी चांस नहीं बनता। ऑर्स्टेड ने सोचा, हो ना हो, इलेक्ट्रिक करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिस कारण से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। अपनी बात को कंफर्म करने के लिए उन्होंने सेल की पोलैरिटी रिवर्स कर दी, so that current flows in opposite direction। फिर से स्विच ऑन करने पर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया, पर अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे यह कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग दो रूल्स स्टडी करेंगे। यहां पर ये पहला वाला है राइट हैंड पाम रूल। एज पर दिस रूल हम लोग राइट हैंड की फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे सो दैट फिंगर्स एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्दर, थंब इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट P वेयर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमिन्ड। अब यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द प्लेन ऑफ द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखें, आउटवर्ड होगा ये परपेंडिकुलर, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड, आउटसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। दिस वे वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटरमिन करने के लिए यहां पर ये दूसरा रूल हम स्टडी करेंगे, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। सपोज करें कि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से पकड़ लेते हैं और थंब करंट की डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लेते हैं, जैसा फिगर में शो किया गया है। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगी राइट हैंड की, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहां पर हमने एक करंट कैरिंग वायर ली हुई है XY, जिसमें स्टेडी करंट I फ्लो कर रही है, जो वैक्यूम में रखी हुई है। इसकी सराउंडिंग स्पेस में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। हम उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पर डिटरमिन करना चाहते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, इस करंट कैरिंग वायर का एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है DL, और इसको नाम दिया आइडियल एलिमेंट। इसमें डायरेक्शन हमने कौन सी बताई है? जो करंट की डायरेक्शन, वही इस एलिमेंट की डायरेक्शन। इस छोटे से एलिमेंट आइडियल की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो हम वर्कआउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन को लोकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आइडियल। आइडियल के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P की पोजीशन क्या होगी? इट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R। थीटा क्या है? आइडियल एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर R के बीच का एंगल। तो इस छोटे से एलिमेंट आइडियल से की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? dB। इट इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ
given by Bio and Savard on the basis of several experiments performed by them. मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होगी? टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. म्यू नॉट इज कांस्टेंट ओवर हेयर. इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला पर एम्पियर मीटर. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड पाम रूल. तो ये देखें, वी हैव स्ट्रेस्ड द फिंगर्स एंड थंब ऑफ अवर राइट हैंड सच दैट थंब इज पॉइंटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट P. तो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहां पे डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड. डीबी की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड. आउटवर्ड डायरेक्शन को हम कैसे शो करते हैं? एक पॉइंट लगा देंगे और उसको एनसर्कल कर देंगे. सो दिस विल गिव डायरेक्शन. वी हैव बोथ द थिंग्स, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. XY एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें स्टेडी करंट I फ्लो कर रहा है. इस करंट की वजह से इसकी सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और हम पॉइंट P पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं. सबसे पहले हम लोग इस पूरी वायर को छोटे छोटे DL एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे. फिर बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके एक छोटे से एलिमेंट से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे और उसे प्रॉपर लिमिट्स लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया आइडियल और पॉइंट P की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में इट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर R. इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू हम लिखेंगे बाय बायो-सेवर्ट्स लॉ. ये हमने बायो-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करके इसकी वैल्यू यहां पर लिख ली. व्हाट विल बी द डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए वी विल मेक यूज ऑफ राइट हैंड पाम रूल. थंब इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट P और परपेंडिकुलर टू द पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dB ओवर हेयर एंड इट इज आउटवर्ड. इनफैक्ट पूरी वायर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड ही होगी. आप राइट हैंड पाम रूल का यूज करके देख सकते हैं. अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट वायर से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी. पर जब हम इंटीग्रेट करने चलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहां पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं जैसे कि थीटा. एज वी मूव फ्रॉम पॉइंट Y टू पॉइंट X थीटा विल चेंज एंड as we move from point Y to point X R will also change. तो यहां पर दो वेरिएबल्स हैं इसलिए इसको इंटीग्रेट करने में हमें दिक्कत आ रही है. हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे सो दैट इंटीग्रेशन बिकम्स इजियर फॉर अस. सबसे पहले हमने पॉइंट P से XY पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जिसकी लेंथ है R और इस एंगल को हमने नाम दे दिया phi. हम इस इक्वेशन को phi के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं. पहले कन्वर्जन के लिए ये देखें, हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे. वी हैव थीटा प्लस phi इक्वल टू 90 डिग्री सो दैट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस phi. साइन थीटा विल बी इक्वल टू साइन 90 माइनस phi और cos phi. ये हमने थीटा को phi में कन्वर्ट कर लिया, पहला कन्वर्जन. ये देखें साइन थीटा को. अब हम दूसरा ले रहे हैं. इसी राइट एंगल ट्राइंगल में देखें यहां पर L और R के बीच में रिलेशन L अपॉन R इज tan phi सो दैट L इज इक्वल टू R tan phi. हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आ गया R sec स्क्वायर phi d phi. ये इक्वेशन नंबर 3. हमने यहां पर dl को भी phi में कन्वर्ट कर लिया. अब रह गई बात हमारे पास स्मॉल r की.
तो यहां देखें इस राइट एंगल ट्राइंगल में स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन है। ये हमने स्मॉल आर को भी फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। ये जो कन्वर्जन हमने किए हुए हैं सबको फाई के टर्म्स में कन्वर्ट किया। ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में ये सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और यहां पर लिखे ले रहे हैं इसको। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, dl की वैल्यू कितनी है, r sec स्क्वायर फाई d फाई लिख दिया, और स्मॉल r की वैल्यू r sec फाई वो भी लिख दी, और यहां पे साइन थीटा की वैल्यू cos फाई। ऐसा जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, r और स्क्वायर कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस फाई डी फाई। अब हम इस इक्वेशन में प्रॉपर लिमिट्स लगा करके इंटीग्रेट कर लेंगे और इसकी वैल्यू वर्कआउट कर लेंगे। लिमिट्स लगाने के लिए हम x को p से ज्वाइन कर देंगे सो दैट पॉइंट p पर फाई की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा, और y पर फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी बीटा। तो यही हमारी लिमिट्स हैं जिनको हम इस इक्वेशन में लगा करके इंटीग्रेट करेंगे। b इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। ये कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर, करंट कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, बचा कॉस फाई का इंटीग्रल साइन फाई, लिमिट्स माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। ये हमारी रेफरेंस लाइन है एक्चुअली ओपी। तो ऊपर का एंगल पॉजिटिव लेंगे और इसके नीचे का जो एंगल मेजर करेंगे इट विल बी नेगेटिव, इसीलिए माइनस बीटा और प्लस अल्फा लिया। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जिससे आएगा इस तरह से हम इस फाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग वायर से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वर्कआउट कर लेंगे। अभी हमने फाइनाइट लेंथ की एक करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। अब इसका हम एक और केस कंसीडर करने जा रहे हैं। अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट हो तो हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। आप देखें, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो अल्फा will approach 90 degree and beta will also approach 90 degree। तो ये वैल्यूज हम लिख देंगे। b is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन r साइन 90 प्लस साइन 90। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, b is equal to म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई। ये इनफाइनाइट लेंथ की करंट कैरिंग वायर से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने वर्कआउट कर ली। अब हम इसका दूसरा केस स्टडी करने जा रहे हैं जिसको हम सेमी फाइनाइट लेंथ कहते हैं, जिसमें एक एंड तो हमें पता होगा बट अदर एंड इज अननोन टू अस। तो अल्फा की वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई होगी, से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी दी हुई होगी वो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और बीटा कितना होगा इस केस में, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा एंड बीटा विल अप्रोच 90 डिग्री।
तो हम यहां फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज रखेंगे। b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन एल्फा प्लस साइन 90। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन एल्फा प्लस 1। इस फॉर्मूले में अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम पी पॉइंट पर इजीली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वर्कआउट कर सकते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। इसमें कहा गया है कि एक कंडक्टिंग वायर को स्क्वायर के शेप में बेंड कर लिया गया है पी क्यू आर एस, जिसकी साइड ए के बराबर है और इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड वर्कआउट करना है ओ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखें, एक एलिमेंट Q से R तक का एलिमेंट 1, R से S तक का एलिमेंट 2, S से P तक का एलिमेंट 3 और P से Q तक का एलिमेंट 4। 4 एलिमेंट्स हो गए। अब चारों की देखें तो डिस्टेंस सबका a/2 होगा सेंटर से और चारों की लेंथ भी बराबर है, तो सेंटर पर एंगल भी सेम आएगा। ये एंगल कितने के बराबर होगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और ये बाइसेक्टर है, तो यहां पर 45 हो जाएगा। फर्दर एलिमेंट 1, इसका ये एलिमेंट 1 है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किधर होगा, इट विल बी आउटवर्ड, और यहां पर 2 की वजह से इट विल अगेन बी आउटवर्ड, 4 की वजह से आउटवर्ड और 3 की वजह से भी आउटवर्ड होगा। तो हम लोग एक का कैलकुलेट करके 4 टाइम्स कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन सबकी एक है, एडअप होंगे। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं B1 कितने के बराबर आएगा। ये देखिए यहां पर लिखा हमने B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन a/2 और यहां पर लिखेंगे साइन 45 प्लस साइन 45। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ B1, तो लिखेंगे B नेट इट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1। तो मैंने यहां पर वैल्यू लिख ली इसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 2/√2, कुछ ऐसा। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, कितने के बराबर आ जाएगा, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन पाई a और यहां पर 2√2। दिस विल बी द आंसर। डायरेक्शन आउटवर्ड। ये दूसरी प्रॉब्लम है, पिछली प्रॉब्लम की तरीके ही है पर थोड़ा सा चेंज है इसमें। वो स्क्वायर था, ये रेक्टेंगल है, और हम लोग सॉल्व भी उसी तरह से करेंगे, पर यहां पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। स्क्वायर के डायगोनल्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जिसका हमने एडवांटेज लिया था और एंगल्स 45 ले लिए थे, पर यहां पर रेक्टेंगल के डायगोनल्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, इसलिए हमें एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। प्रॉब्लम आप नोट कर लें, हम लोग फिर शुरू करते हैं। इस रेक्टेंगल को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ एलिमेंट। आउट ऑफ 4 एलिमेंट्स 1 and 3 आर अलाइक, एक जैसे हैं, और 2 और 4 एक जैसे हैं। इनकी लेंथ भी सेम है और सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है, तो हम एक का निकाल करके डबल कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम आती है। ये देखें, 1 की डायरेक्शन और 3 की डायरेक्शन सेम होगी, सिमिलरली 2 की डायरेक्शन और 4 की डायरेक्शन सेम होगी, तो हम लोग एक का निकाल के डबल कर देंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर B1 निकाल रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं। P1 कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन डिस्टेंस इज a/2
और यहां पर लिखेंगे साइन बीटा प्लस साइन बीटा, यानी कि 2 साइन बीटा से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम लोग B4 की वैल्यू निकालेंगे। B4 कितना होगा? B4 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन B बाय 2, और यहां पे लिखेंगे 2 साइन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, नीडलेस टू से। ये देखें, ये मैंने बना दी, आउटवर्ड होगी। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B नेट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ B4 आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिंस B1 इक्वल टू B3 एंड B2 इक्वल्स टू B4। यहां पर ये वैल्यूज रख देंगे। उससे पहले हम नोटिस करें साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू। ये देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये बीटा एंगल है तो ये भी बीटा होगा, इस तरह से। सिमिलरली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। यहां से साइन अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? लिखेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? A, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और यहां पर इसी तरह से साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर B अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज भी आ गई। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और B नेट की वैल्यू वर्कआउट करेंगे। तो B नेट कितने के बराबर आएगा? इट विल बी इक्वल टू 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, और यहां पर आएगा साइन बीटा, और यहां पर 2 म्यू नॉट I अपॉन पाई B साइन अल्फा। साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यूज हम यहां से रख लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स। यहां पर हम लोग एक और प्रॉब्लम कंसीडर करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो करंट कैरिंग वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ की हैं। इन्होंने बताया कि एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें यहां पर करंट इनवर्ड डायरेक्टेड है I, और यहां पर इनफाइनाइट लेंथ की एक करंट कैरिंग वायर है जो आउटवर्ड डायरेक्टेड है, और इनकी वजह से हमें P पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड की। प्रॉब्लम आप नोट कर लें, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग वायर्स से P पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये देखें, डिस्टेंस PQ और PR दोनों बराबर होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा? इट इज A cos 45, सो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू A बाय रूट 2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पर दोनों वायर्स जो हैं वो इनफाइनाइट लेंथ की हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन इसकी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर देखें, राइट हैंड पाम रूल का यूज किया, थंब आउटवर्ड डायरेक्टेड होगा और फिंगर हमने पॉइंट P की तरफ करी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें वर्कआउट करना है। तो डायरेक्शन क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां पर हम इसको शो कर देते हैं। ये R पर जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड P पर किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी, B1। B1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? हम यहां पर लिखेंगे B1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस कितना है? इट इज A बाय रूट 2, और यही मैग्नीट्यूड होगा B2 का, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखें, राइट हैंड पाम रूल यूज करके मैंने इसकी डायरेक्शन यहां पर बना दी B2, ये इस डायरेक्शन में होगा। इस तरीके से दोनों के मैग्नीट्यूड हमने वर्कआउट कर लिए। अब इसके आगे ये देख लें,
ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमने यहां पर निकाला बी, ये डायरेक्शन इसकी होगी और यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखें कितना आएगा, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री, सो बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b1 प्लस b2 स्क्वायर, कितने के बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू b1 रूट 2। ऐसा क्यों, सिंस b1 इज इक्वल टू b2, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने के बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, दिस विल बी द आंसर।